हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और इस सेशन में देखेंगे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। अभ्यास प्रश्न भी होगा एक, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और सेशन के अंत में झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ मैं PDF इसका डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और शुरू करते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने अब जो प्रश्न पूछा था वह है, रांची के खेल गांव में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए देश का पहला स्टेडियम तैयार हो रहा है, जहां एक ही छत के नीचे उस खेल से जुड़ी सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। ऑप्शन ए स्केटिंग, ऑप्शन बी साइकिलिंग, ऑप्शन सी आइस स्केटिंग अथवा ऑप्शन डी जिम्नास्टिक्स। दोस्तों इसका उत्तर होगा स्केटिंग। यह देश का पहला स्टेडियम होगा स्केटिंग का, रांची में बनाया जा रहा है खेल गांव में, और एक ही छत के नीचे स्केटिंग से जुड़े कई सारी सुविधाएं स्केटर्स को मिला करेंगी। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि रांची के खेल गांव में वेलोड्राम स्टेडियम के नज़दीक ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्केटिंग स्टेडियम बनाया जा रहा है, और यह देश का पहला स्केटिंग स्टेडियम होगा जहां एक ही छत के नीचे स्केटिंग से संबंधित जो भी सुविधाएं स्केटर्स को चाहिए वो सारी सुविधाएं इस स्टेडियम में मिला करेंगी। अब तक जो छात्र रोड पे स्केटिंग की प्रैक्टिस करते थे, उन्हें अब रोड पर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इस स्टेडियम में जाकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्टेडियम में जो सुविधाएं होंगी वो होंगी, पहली बात तो कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा। इसके अलावा इसमें पैवेलियन, स्केटिंग ग्राउंड, गैलरी, स्केटिंग बोर्ड, रोलर हॉकी और फ्री स्टाइल ग्राउंड, ये सारी सुविधाएं होंगी। पूरे स्टेडियम को बनाया गया है 12,660 स्क्वायर फीट में, और इसमें 4.3 करोड़ का लागत आया है। आपको बता दें कि झारखंड में स्केटिंग के भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी हैं। इसमें प्रमुख नाम है राजेश राम, सुमंत, सोमनाथ मिंज, सुषमा टुप्पो, रवि रंजन और एलेक्स लकड़ा। आइए शुरुआत करते हैं अब झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम आदिवासी महिला कवयित्री सुशीला सामंत की कौन सी काव्य संग्रह को प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन ए अग्निपथ के पथिक, ऑप्शन बी हरियार मयम, ऑप्शन सी संझावली अथवा ऑप्शन डी बजीरा पानी पीता। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अग्निपथ के पथिक। यह पुस्तक है जिसको प्रकाशित करवाया गया है फिर से। आपको बता दें कि सुशीला सामंत का निधन 1960 में ही हो गया था, परंतु इनकी जो बची पुस्तकें थी उन्हें मुंडा समाज के लोगों ने इसे प्रकाशित कराया है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों बता दें कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अग्निपथ के पथिक। मुंडा समाज ने झारखंड के प्रथम आदिवासी महिला कवयित्री सुशीला सामंत को 17 फरवरी 2023 को याद किया, और सुशीला सामंत की 2 पुस्तकें जो तक अप्रकाशित थी, अब तक प्रकाशित नहीं हो सकी थी, अग्निपथ के पथिक और मस्काल का लोकार्पण किया, यानी इसे फिर से प्रकाशित करवाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत मुंडा समाज के अर्धवार्षिक पत्रिका का भी विमोचन किया, और दोस्तों इसका नाम है सरजोम बा, यानी भारत मुंडा समाज की अर्धवार्षिक पत्रिका का नाम है सरजोम बा, जिसका विमोचन अर्जुन मुंडा ने किया है। आइए जानते हैं अब सुशीला सामंत के बारे में। आपको बता दें कि सुशीला सामंत का जन्म 7 जून 1906 को हुआ था और निधन 10 दिसंबर 1960 को हो गया था, और हिंदी की वह पहली भारतीय आदिवासी कवयित्री, पत्रकार, संपादक और स्वतंत्रता आंदोलनकारी थी। हिंदी कविता में यह महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की समकालीन मानी जाती है। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में उनका जन्म हुआ था, और यह गांव का नाम था लौजोड़ा गांव। हिंदी माध्यम से हिंदू विदुषी यानी हिंदू ऑनर्स की डिग्री पाने वाली या गौरव हासिल करने वाली वह भारत की प्रथम आदिवासी महिला भी है। सुमीदा सामंत एक मात्र कवयित्री ही नहीं है, बल्कि 1925 से 30 के दौरान वह साहित्यिक सामाजिक पत्रिका चांदनी का संपादन और प्रकाशन भी कर रही थी, और तत्कालीन बिहार में
गांधी की एकमात्र आदिवासी महिला स्वराजी आंदोलनकर्ता भी थी। वह एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रह चुकी थी और उनकी 2 काव्य संग्रह पहले ही प्रकाशित हो चुकी है 1935 और 1948 में, और क्रमशः इसका नाम है प्रलाप और सपनों का संसार। ये था दोस्तों सुशील सामंत के बारे में इन्फॉर्मेशन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। झारखंड के किस जिले के धनवार विधानसभा के 3 बार विधायक रहे हरिहर नारायण प्रभाकर का निधन हो गया? ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी गिरिडीह अथवा ऑप्शन डी गढ़वा। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, गिरिडीह के थे। गिरिडीह के धनवार विधानसभा से वो लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। 3 बार विधायक रहे हैं, लगातार नहीं दोस्तों, 3 बार अलग अलग समय में वो विधायक रहे हैं। उनका निधन हो गया है। आइए इनके बारे में भी शॉर्ट में जान लेते हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन सी, गिरिडीह। धनवार विधानसभा जो कि गिरिडीह जिले में है, इसके पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर, जिनका उम्र 90 वर्ष था, रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उनका 15 जुलाई 2023 को निधन हो गया। आपको बता दें कि 90 वर्षीय प्रभाकर गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड क्षेत्र के भलुवारी गांव के रहने वाले थे। हरिहर नारायण प्रभाकर 1977, 1985 और 1990 में 3 बार वह अलग अलग पार्टियों से टिकट पर चुनाव जीतकर धनवार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1977 में वे जनता पार्टी से, 1985 में वह भाजपा से और 1990 में वे कांग्रेस से विधायक रहे थे। चलिए देखते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न को। लैंड रिकॉर्ड्स यानी भूमि अभिलेख को पूर्ण डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले झारखंड के कितने जिलों को केंद्र सरकार द्वारा भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 अथवा ऑप्शन डी 17। दोस्तों लैंड रिकॉर्ड्स के पूर्ण डिजिटाइजेशन के लिए झारखंड के 9 जिलों को भूमि सम्मान से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत झारखंड के 9 जिलों को सम्मानित किया गया है। 2022-23 का यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द्वारा प्रदान किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में झारखंड के भू राजस्व सचिव के साथ 9 जिलों के उपायुक्त और अधिकारियों को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। लैंड रिकॉर्ड्स और पूर्ण डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए केंद्र सरकार ने भूमि सम्मान का शुभारंभ किया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में 100% पूर्णता हासिल करने के लिए राज्य के लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, खूंटी, सरायकेला, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह और दुमका के डीसी और अन्य पदाधिकारियों को दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं अब चौथे नंबर प्रश्न को, और आज का चौथा नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला मस्जिद किस जिले में बनाई जा रही है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम अथवा ऑप्शन डी दुमका। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्वी सिंहभूम में भारत की पहली महिला मस्जिद बनाई जा रही है, जहां केवल महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाएगा और महिला ही सारा करता धरता होगी इस मस्जिद की। आपको बता दें कि जमशेदपुर से सटे कपाली ताज नगर में देश की पहली महिला मस्जिद सैयद जहरा बीबी फातिमा बनने वाली है। यह मस्जिद 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस मस्जिद की खास बात है कि इसमें केवल महिलाएं ही नमाज अदा कर सकेंगी और पुरुषों का प्रवेश इसमें बंद होगा यानी वर्जित होगा। इस मस्जिद में इमाम से लेकर दरबान तक सभी महिलाएं ही इसमें रहेंगी। दोस्तों चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पर्स स्कीम प्राप्त करने वाला झारखंड का प्रथम तकनीकी संस्थान निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए BIT मेसरा, ऑप्शन बी NIT आदित्यपुर, ऑप्शन सी IIT ISM धनबाद अथवा ऑप्शन डी BIT सिंदरी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए BIT सिंदरी। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। बता दें कि BIT मेसरा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम हासिल करने वाला झारखंड राज्य का पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट बन गया है।
संस्था के आर्म्स लेग प्रोजेक्ट यानी सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन मशीन लर्निंग फॉर जियो स्पेसिफिक एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशन से राज्य के भू स्थानिक यानी जियो स्पेशल समस्याओं का हल निकाला जाएगा। यानी साइंटिफिक तरीके से इसे किसी भी तरह का समस्या जो झारखंड में है, जो खासकर प्राकृतिक समस्याएं हैं, उससे निपटा जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत दलमा में घट रहे जंगली जानवर और वन क्षेत्र में लगातार आ रही कमी, राज्य में घटते भूगर्भ जल स्तर, नदियों का बढ़ता प्रदूषण स्तर, राज्य में विभिन्न जिलों में वज्रपात का सटीक अनुमान लगाकर मृत्यु दर रोकना, पाकुड़ में आर्सेनिक की समस्या के साथ राज्य के किन हिस्सों में अभी कौन से खनिज संपदा उपस्थित हैं, कितनी मात्रा में है, इसकी तलाश करने के साथ साथ खनिज उपलब्धता वाले इलाके में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए मशीन लर्निंग से सटीक हल निकालने की पहल इस योजना के तहत की जाती है। आपको बता दें कि पर्स स्कीम का जो उद्देश्य है यह है भारतीय विश्वविद्यालयों का अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना, ताकि कोई भी विश्वविद्यालय अपने रिसर्च पोटेंशियल को बढ़ा सके और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण यानी रिसर्च जो इकोसिस्टम है उसको पोषण प्रदान किया जा सके और देश में विश्वविद्यालयों के अनुसंधान एवं विकास आधार को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना पर्स स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अब देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट कितना करोड़ रुपए का पेश किया गया था। आपको बता दें कि यह पेश किया गया था 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट। आपको बता दें कि 2022-23 के बजट से यह 15% अधिक था और रामेश्वर उरांव ने इसे 3 मार्च को पेश किया था और हमीनकर बजट के नाम से इसे पेश किया गया था 2023-24 का बजट झारखंड विधानसभा में। अगला प्रश्न है, झारखंड के सारे राजकीय अराजकीय पुस्तकालय की स्थापना, विस्तारीकरण एवं विकास किस योजना के तहत किया जाएगा। दोस्तों अब राज्य में जो भी राजकीय या अराजकीय पुस्तकालय हैं उसका स्थापना करना हो या उसका एक्सपेंशन करना हो या उसका डेवलपमेंट करना हो, वो सारी विस्तारीकरण या विकास सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना के तहत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड को यूनिटी मॉल स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि मिलेगी। इसका उत्तर है 50 करोड़ रुपए। यूनिटी मॉल के अंतर्गत झारखंड के सभी जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो भी प्रोडक्ट हैं उसे यहाँ स्टॉल में रखा जाएगा। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों के जीआई प्रोडक्ट जो भी हुए उसे भी यहाँ पर स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में होगा। इसका उत्तर है जमशेदपुर। आपको बता दें कि पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट जर्मनी में स्थापित किया गया है और दूसरा जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस ये दोनों मिलकर इसे स्थापित कर रही है। इस पर 250 करोड़ रुपए का लगभग लागत आएगा और इसका जो नाम होगा वो टाटा ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम होने वाला है। हाइड्रोजन इंजन प्लांट जो जमशेदपुर में लग रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी 2023 को मनाया। इसका उत्तर है 51वां। आपको बता दें इसी गोल्फ ग्राउंड में धनबाद में ही 4 फरवरी 1973 को स्थापना किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के और इसमें 3 जो प्रमुख लोग थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में वह थे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय। ये 3 लोगों ने मिलकर जेएमएम की स्थापना की थी 4 फरवरी 1973 को। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई। ऑप्शन ए अपरेश कुमार सिंह, ऑप्शन बी रवि रंजन, ऑप्शन सी रमेश बैस अथवा ऑप्शन डी सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप कमेंट में अवश्य करेंगे। फिर
इसका जवाब और इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। स्टैटिक जीके का दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, झारखंड और छत्तीसगढ़ को कौन सी नदी अलग करती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी कन्हर नदी, ऑप्शन सी सोन नदी अथवा ऑप्शन डी ब्राह्मणी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्हर नदी, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग करने वाली नदी है और इसका उद्गम भी छत्तीसगढ़ में ही होता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाने वाली जो नदी है वह कन्हर नदी है और इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ है, जबकि यह सोन नदी में मिल जाती है। यानी सोन नदी की यह एक सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई लगभग 115 किलोमीटर है। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले के भंडारिया ब्लॉक से वह झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहीं आसपास ये बहती है और फिर सोन नदी में मिल जाती है। इस नदी पर पवई जलप्रपात, गुरसंधु जलप्रपात और सुखदारी जलप्रपात 3 प्रमुख जलप्रपात भी है। इसके अलावा झारखंड में कन्हर नदी विकास योजना और कन्हर जल विद्युत परियोजना जो कि बाराडी गढ़वा में है, इसी नदी यानी जलाशय पर केंद्रित है। दोस्तों चलिए अब वन लाइनर के फॉर्म में कुछ स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बता दें कि यह जेपीएससी यानी 7वीं से 10वीं जेपीएससी का ये 5 प्रश्न है। लास्ट वीडियो में जो 5 प्रश्न था उसके आगे का ये 5 प्रश्न और है। पहला प्रश्न है, किन आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं? इसका उत्तर है कोरवा। आपको बता दें कि कोरवा एक आदिम जनजाति है झारखंड की और इन जनजातियों में जो विधवा पुनर्विवाह होता है उसे मैयारी नाम दिया गया है। इसके अलावा इससे मिलता जुलता और एक नाम है दोस्तों, आपको बता दें इसे कहते हैं मयारी। ये काफ़ी मिलता जुलता नाम है, ये मैयारी है और ये मयारी है। आपको बता दें कि कोरवा जनजाति में जो पंचायत है उसे मयारी कहते हैं, जबकि विधवा पुनर्विवाह को कोरवा जनजाति में मैयारी कहा जाता है। और यह जनजाति जो है कोरवा जनजाति, बता दें कि यह कोलेरियन जनजाति समूह से मेल खाता है, यानी कोलेरियन जनजाति समूह का जनक भी इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, घुमकुड़िया का क्या अर्थ है? दोस्तों आपको बता दें कि यह एक युवा गृह है, यानी युवा गृह, इसमें 2 तरह का युवा गृह है। ये उरांव जनजाति के लिए है और इस संगठन में 2 शाखाएं हैं। एक को कहते हैं जोख एरपा जो लड़कों के लिए है और दूसरा है पेल एरपा जो लड़कियों के लिए है। और ये सामाजिक राजनीतिक संगठन है जहां सामाजिक राजनीतिक शिक्षा यानी प्रदान की जाती है युवाओं को। लड़कों को जोख एरपा में जबकि लड़कियों को पेल एरपा में। इसी तरह के मुंडा जनजाति में भी अविवाहितों के लिए जो संस्था है उसे कहते हैं गितियोड़ा। तो मुंडा जनजाति के अविवाहितों की संस्था को गितियोड़ा कहते हैं, जबकि घुमकुड़िया उरांव जनजाति की संस्था है युवाओं के लिए। अगला प्रश्न है, पालकोट की गुफाएं किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है गुमला जिले में पालकोट की गुफाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि इसमें 3 प्रमुख गुफाएं हैं जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। यह है मालमपुर, शीतलपुर और घोड़लता गुफा। गर्मी के मौसम में यहाँ काफ़ी ठंडी पड़ती है। इससे संबंध में एक किंवदंती भी है या कहावत भी है, कह लें कि सुग्रीव ने अपने भाई बाली के डर से यहाँ पे शरण ली हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे गोबर सिल्ली नामक भी एक पर्यटन स्थल है जहाँ पर एक चट्टान के ऊपर दूसरा चट्टान रखा हुआ है जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहा गलाना किन आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? तो असुर जनजाति का एक पेशा है लोहा गलाना और असुर जनजाति भी आदिम जनजाति में से एक जनजाति है। आदिम जनजाति का झारखंड में अगर प्रवेश की बात करें दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश की ओर से झारखंड की ओर आए थे और असुरों की जो भाषा होती है उसे कहते हैं असुरी। और असुरी के अलावा माले भी इनकी भाषा है। असुरी या माले कहा जाता है इनकी भाषा को और इनकी जो संस्कृति है उसे मय संस्कृति कहते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे मंदिरों का गांव के रूप में जाना जाता है?
इसका उत्तर है मलूटी। आपको बता दें कि झारखंड के दुमका ज़िले में शिकारीपाड़ा में एक गांव है मलूटी। इसे ही मंदिरों का गांव कहा जाता है। आपको बता दें कि इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। यहाँ पे कुल 108 मंदिर थी और यह 17वीं शताब्दी में बनी हुई मंदिर थी। अब अधिकतर मंदिर तो समाप्त हो चुका है, टूट फूट गया है। 72 मंदिर अभी लगभग ऐसे हैं जो ठीक ठाक अवस्था में हैं। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया था जीपीएससी का कि मंदिरों का शहर कौन सा है, जबकि उसे मैंने करेक्शन कर लिया है। मंदिरों का अगर शहर पूछा जाए दोस्तों तो मंदिरों का शहर देवघर को कहते हैं और मंदिरों का गांव कहते हैं मलूटी को। जबकि अगर पंडे पुजारियों का नगरी बोला जाए तो वो फिर बासुकीनाथ है, जो कि दुमका में ही स्थित है। तो ये दोस्तों मिलता जुलता चीज़ था, मिलता जुलता इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।